हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम सब जो है क्लास 11th का जो है चैप्टर 2 परमाणु की संरचना हिंदी मीडियम आज क्लास करेंगे। और उस चैप्टर में मैंने 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर रखा है। तो आइए आज हम सब जो है पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, परमाणु की संरचना, क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2। तो हम सब जो है यहाँ से यहाँ तक पढ़ चुके थे कि यहाँ तक हमने देखा था कि वेग, आयाम और तरंग संख्या के बारे में हमने पिछली क्लास में देखे थे। ये क्लास जो है बेसिकली जो क्लास में पढ़ा दिया गया है, ठीक है, वो क्लास का हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास PDF जो है ये सेव रहता है और मैं समझा देता हूँ। जो हमारे चैनल अरुण सर केमिस्ट्री, यूट्यूब चैनल अरुण सर केमिस्ट्री पे जो जुड़े हुए हैं वो भी जो है इस वीडियो से देख कर करके अपना अच्छे नोट्स बना कर करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं उनके लिए भी कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छे समझाऊं कि जो लोग न्यू बच्चे भी जुड़े हुए हैं वो भी पढ़ सकते हैं, पढ़ें। तो हम लोग देखे थे कि आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध, हमने लास्ट क्लास यही किया था, आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो है वेग जो c होता है वो जो है इक्वल होता है न्यू इंटू लेमडा के। तो यहाँ पर c वेग होता है, न्यू आवृत्ति होता है और लेमडा तरंगदैर्घ्य होता है। तो इस तरह से आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और जो है के बीच जो है संबंध मिलता है। तो यहाँ से आवृत्ति न्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, लेमडा इधर ला देंगे, c अपॉन में लेमडा। तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच यही संबंध का सूत्र हो गया न्यू इक्वल टू c बाई में लेमडा। तो अब हम जो है इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि यहाँ से किस तरह से हम सब क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए जबकि तरंगदैर्घ्य का मान, जबकि कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य का मान कितना है, 300 एंगस्ट्रॉम है। करे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे कह रहा है कि आवृत्ति का मान ज्ञात करना है, ठीक है, आवृत्ति। तो आवृत्ति को सूचित हम सब न्यू से करते हैं, इसका मान हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। आवृत्ति को किसे सूचित करते हैं, न्यू से, इसका मान हमें ज्ञात करने हैं, ज्ञात कीजिए। जबकि तरंगदैर्घ्य का मान कितना दिया हुआ है, 300 एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य का मान कितना दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य को किससे सूचित करते हैं, लेमडा से। कितना दिया हुआ है, 300 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब जो है हमें आवृत्ति का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि पिछली क्लास में हमने देखा कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध का सूत्र देखा कि आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन में लेमडा। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। हम लोग लिखेंगे कि चूंकि आवृत्ति न्यू इक्वल टू c अपॉन में लेमडा, जहां c क्या है, अगर हम आपसे पूछें c क्या है, तो c सर प्रकाश की चाल है या प्रकाश की वेग है, ठीक है, प्रकाश की चाल है या प्रकाश की वेग है, जिसका सर मान होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होता है, यानी कि मीटर जो है दूरी का यूनिट होता है, यानी कि जो हमारा तरंगदैर्घ्य है ये भी एक तरह का डिस्टेंस है। तो इसको हमको एंगस्ट्रॉम को किस में चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर मीटर में चेंज करेंगे। तो याद रखेंगे 300 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम को हम सब यदि मीटर में चेंज करें तो कुछ नहीं करना होता है, 10 के पावर -10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगस्ट्रॉम चेंज हो जाएगा मीटर में। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू रख देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई में, ठीक है, डिवाइडेड बाई में ये क्या हो जाएगा, लेमडा का मान हो जाएगा 3000 × 10⁻⁻10 मीटर। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से
3, इसको में से 3 ठो 10 इसमें दे देंगे तो 3000 हो जाएगा, बाई में 3000 इन, और ऊपर में हो जाएगा पर सेकेंड जो है पर सेकेंड, और यहां पर 3 ठो 10 दे दिया तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 10 के पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है, और यूनिट बच जाएगा पर सेकेंड। यहां से अब क्या हो जाएगा कि यहां से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, अब बचेगा क्या हमारे पास बच जाएगा 10 के पावर 5, और 10 के पावर 10 ऊपर जाएगा, -10 जाएगा तो +10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर 15, और यूनिट क्या बचा, पर सेकेंड। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आवृत्ति न्यू का मान हो जाएगा। तो इसलिए आवृत्ति न्यू इक्वल टू इतना पर सेकेंड, या हमें याद होना चाहिए कि आवृत्ति का यूनिट पर सेकेंड भी होता है, या पर सेकेंड को ही हम सब हर्ट्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ट्ज। तो आपसे 1 नंबर का अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पर सेकेंड या क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। पर सेकेंड भी होता है और हर्ट्ज भी होता है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने देखा, बनाया, और सेम टू सेम इसी पर ये भी क्वेश्चन है, आप इसको लगा लेंगे, ठीक है, बनाएंगे अब। और इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, अब इसमें आगे वाला कह रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां से इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपको बना करके हम दिखलाते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और ये हम लोग का आ रहा है 219.2 मीटर आ रहा है इसका आंसर। तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर कितना दे रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि हमें भी याद रहे कि इतना आंसर लाना है। चलिए, तो यहां पर इसके आंसर कितने आ रहे हैं, 219.2 मीटर, ठीक है, इतना आ रहा है। चलिए, इसको हम लोग कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन फटाफट जो है आप सब नोट करिए। तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का चलिए देखिए, कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारती स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारतीय स्टेशन 1368 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है, ठीक है। किलोहर्ट्ज पर क्या करता है, आवृत्ति का प्रसारण करता है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर आवृत्ति का प्रसारण करता है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, आवृत्ति न्यू का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1368 किलो हर्ट्ज तरह की प्रसारण करता है। संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, लेम्डा, ठीक है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेम्डा ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि अगर हमें लेम्डा ज्ञात करना हो तो यहां से आ जाइए, ठीक है। यहां से अगर हमें लेम्डा ज्ञात करनी हो, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्राई करेंगे, बनाएंगे, इसको भी हम हटा देते हैं, आ जाइए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा, C इक्वल टू न्यू लेम्डा। तो अगर हमें लेम्डा निकालना होगा तो न्यू को इधर ले जाएंगे तो C अपन में क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो आइए यहां पर देखते हैं यहां पर क्या होगा। तो लिखेंगे चूंकि तरंगदैर्घ्य लेम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे, C अपॉन में न्यू। तो C क्या है, अभी आपने देखा कि C जो है सर प्रकाश की चाल है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और न्यू का मान क्या होता है, तो न्यू का मान दिया है किलो हर्ट्ज में। तो इसको हमको हर्ट्ज में बदलना होगा। तो 1368 गुणे किलो को जो हर्ट्ज में बदलने के लिए किलो को हटाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा,
और हर्ट्ज हो जाएगा, हर्ट्ज का यूनिट होता है पर सेकेंड। ठीक है, तो हर्ट्ज हो जाएगा। अगर इसको आप बढ़िया से लिखें तो इस तरह से लिखें, हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज गया, और यहाँ से हर्ट्ज लिखो चाहे पर सेकेंड लिखो, बात बराबर है। तो यहाँ पर लिख दिए 1368 गुणे 10⁻³ पर सेकेंड। अब यहाँ से पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, ठीक है, और यहाँ से इसको 3 ठो दे दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 3000 हो जाएगा। 3 ठो 10 दे दीजिएगा तो 1368, आइए 10⁻³ है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा मीटर। अब इसका डिवाइड दे लीजिए, कितना कटेगा, तो यहाँ पे लगभग ये कितना हो जाएगा, किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग जो है इसका डिवाइड दीजिए, डिवाइड दे करके हमको बताइए। चलिए, अब हम लोगों ने क्या देखा कि 3000 में 1368 का डिवाइड दिया, तो 2.19 आया, ऊपर में बचा 10⁻5, नीचे में बचा 10⁻3। अब हम सब क्या करेंगे कि यहां से 10⁻3 10⁻5 कटा देंगे, तो बच जाएंगे कितने, 10⁻2 बच जाएगा। 10⁻2 का मतलब ये हमारे पास बच गया 100। 100 से अब ये कितना बच गया, 100, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 100, यूनिट का बचा मीटर। इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 219.29 लिखो, चाहे आप जो है यहाँ पर 2 लिखो। ठीक है, 9 को हटा दो, तो या 9 को हटा दो तो कितना आ जाएगा, 219.2 मीटर आंसर। या किसी का 3 भी आ सकता है, यहाँ 5 से संख्या बड़ी है, तो आप इसको क्या करोगे कि 5 से बड़ी होती है तो 1 जोड़ के हटाते हैं, तो 3 भी आएगा तो उसका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पॉइंट के बाद 2 या 3 आएगा तो सही है। 219 आप कह रहे हैं तो ये सही आंसर है। इस तरीका से मैंने इसको बनाया, आप इसको ट्राई करेंगे। इसमें जो है तरंग संख्या और आवृत्ति की गणना करना है, आप इसको ट्राई करेंगे। एक हमने बनाया, उस तरह से आगे भी ट्राई करेंगे। जल्दी से कॉपी जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के करा रहे हैं, ये सारे जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारे के सारे टोटल आपके एनसीईआरटी के हैं, तो आप लोग बढ़िया ढंग से कीजिएगा। एनसीईआरटी का बुक वगैरह देखिएगा तो वहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आइए जो है जानकारी लेते हैं कि प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत क्या है। पहला कर है, विकिरण ऊर्जा निरंतर रूप से उत्सर्जित या अवशोषित की जाती है। जी हाँ, हम लोग का जो विकिरण ऊर्जा होता है वो जो निरंतर रूप से उत्सर्जित या अवशोषित की जाती है। ये पहला जो है प्लांक साहब ने बताया कि विकिरण ऊर्जा होता है वो निरंतर रूप से उत्सर्जित या अवशोषित होता है। दूसरा बात इन्होंने बताया कि इसका उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। ये प्लांक साहब ने बताया अपने थ्योरी में, सिद्धांत में बताया कि जो विकिरण ऊर्जा होता है, विकिरण ऊर्जा होता है वो निरंतर रूप से क्या होता है, या तो जो है उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित मतलब निर्माण होता है, या अवशोषित, अवशोषित मतलब वो अवशोषित मतलब लेता है। दूसरी बात, इसका उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। जो विकिरण ऊर्जा होता है इसका उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। प्रकाश के संदर्भ में ऊर्जा के इस बंडल को फोटोन कहते हैं। अगर आप इसी ऊर्जा को प्रकाश के रूप में पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के रूप में क्वांटा को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, अब अगला आया कि क्वांटम की ऊर्जा जो होता है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, क्वांटा की ऊर्जा जो होता है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। इसका मतलब कि जो क्वांटा की ऊर्जा ई हो गया वो किसके समानुपाती हो जाएगा, आवृत्ति के। आवृत्ति का मतलब न्यू के, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये क्या है, यह है प्लैंक्स का क्वांटम सिद्धांत। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इक्वल टू हटा तो यहाँ से इक्वल टू का साइन आ गया, तो यहाँ से कोई एक कांस्टेंट टर्म जुड़ेगा। इस कांस्टेंट टर्म को H से डिनोट करते हैं,
एच को बोलते हैं प्लैंक नियतांक। एच को क्या बोलते हैं? प्लैंक नियतांक। क्योंकि यह सिद्धांत जो है वैज्ञानिक प्लैंक के द्वारा दी गई थी, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लैंक नियतांक कहते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर E इक्वल टू आया एच न्यू या E इक्वल टू, ठीक है, न्यू इक्वल टू फॉर्मूला का आता है C अपॉन में लेमडा, तो E इक्वल टू हो जाएगा SC बटा में लेमडा। एक बात याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि प्लैंक नियतांक का मान कितना होता है, तो प्लैंक नियतांक है तो इसका मान फिक्स होगा, हमेशा ये हम लोग का न्यूमेरिकल में यूज होगा। कितना होगा? 6.626 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, कितना होगा? 6.626 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है प्लैंक्स का क्वांटम सिद्धांत हो गया। प्लैंक्स ने क्वांटम सिद्धांत दिया। अपने प्लैंक्स साहब ने ये बताया कि कोई भी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है वो क्या होता है? निरंतर रूप से होता है, और इसका उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। जब इसका हम लोग जो है क्या करते हैं, जो है अध्ययन प्रकाश के रूप में करेंगे, तो प्रकाश के रूप में करते हैं तो इसको हम लोग फोटोन भी कहते हैं, यानी कि क्वांटा को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और जो क्वांटा की ऊर्जा या फोटोन की ऊर्जा E होता है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है, यानी कि E समानुपाती नहीं हो जाएगा। समानुपाती हटाएंगे तो एक जो है नियतांक कांस्टेंट वर्ड जुड़ेगा। कोई भी समानुपाती हटाते हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, तो उसमें क्या होता है कि एक नियतांक आता है। यहाँ पे नियतांक को हम लोग H से डिनोट रखते हैं, और H को बोलते हैं प्लैंक नियतांक। जो प्लैंक साहब के रिगार्ड्स में इस नियतांक को H से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक नियतांक। और प्लैंक नियतांक का जो है मान होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्लैंक्स का क्वांटम सिद्धांत। ये आपको अलग से भी लिखने के लिए 2 मार्क्स का आ सकता है या 5 मार्क्स का आ सकता है। आप लोग बढ़िया से इसको नोट करिए, तब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए आइए इसको आप जो है लोग जो है क्या करिए, नोट करिए। आइए अब आगे चलते हैं। ठीक है ना, इसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करवाया है। क्वेश्चंस को मैं जल्दी जल्दी समझा देते हैं, ताकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे मैंने करवाया है। करें कि एक 100 वाट का एक बल्ब 400 नैनोमीटर वाली तरंगधर का एक वर्णित प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या की गणना करिए। तो कह रहा है कि एक 100 वाट का जो है क्या है? बल्ब है, तो बल्ब की विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? 100 वाट। ठीक है, कह रहा है कि 100 वाट का एक बल्ब है, तो बल्ब की विद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी? 100 वाट। वाट का मतलब क्या आता है? ठीक है, वाट को W से सूचित करते हैं, और वाट का जो है मतलब होता है जूल पर सेकेंड। आप याद रखिएगा, वाट का यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। अगर ये नहीं याद होगी तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो तरंगधर लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 नैनोमीटर। देखो दिया हुआ है 400 नैनोमीटर तरंगधर, यानी तरंगधर लेमडा का मान कितना हो गया? 400 नैनोमीटर। तो यहाँ से नैनोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1 नैनो का वैल्यू होता है 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पर 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नैनोमीटर बदल जाएगा मीटर में। तो मीटर में बदल गया। अब करेंगे 1 सेकेंड में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या बताइए। फोटोनों की हमें क्या करनी है? संख्या बताना है। तो हमें पता है कि चूंकि एक फोटोन की ऊर्जा जो होता है सर Hc बटा में क्या होता है? लेमडा। यहाँ सर H का मान फिक्स होता है 6.626 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड, और C का भी मान फिक्स होता है प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर लेमडा तरंगधर का मान दिया हुआ है 400 गुणे 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब आप इसको कटाओगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 4.87 गुणे 10⁻⁹ जूल। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे 1 सेकेंड में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। तो कैसे फोटोनों की संख्या निकलेगा? तो बल्ब की विद्युत शक्ति कितना है? 100 वाट या 100 जूल पर सेकेंड, अब बटा में एक फोटोन की ऊर्जा। तो एक फोटोन की ऊर्जा कर दोगे तो ये आ जाएगी 4.87 गुणे 10⁻⁹, और इसको सॉल्व कर दोगे तो 2.05 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड।
ठीक है। तो 10 की पावर इतनी पर सेकेंड आ जाएगी। तो आज के लिए हम सब क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैंने लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको बहुत बढ़िया ढंग से देखेंगे, खूब बढ़िया ढंग से आप पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। और मेरे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं उन तमाम बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो किसी ना किसी कारणवश अगर कोचिंग नहीं पकड़े हैं, घर पे बैठे हुए हैं, तो घर पर बैठ के ही पढ़िए। इसी तरह से आपको पढ़ना है और खूब आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम इतना ही एंड करते हैं, फिर लेकर के आएंगे बहुत जल्द पार्ट 4। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।